हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेस्ट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं संसाधन के बारे में। बात करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन तथा संरक्षण क्या होता है उसके बारे में बात। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद गंगा का प्रदूषण तथा गंगा सफाई की बात करने, वन की बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करने वाले चिपको आंदोलन की बात करने वाले हैं, कोयला तथा पेट्रोलियम की बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। संसाधन क्या होते हैं? तो जिनका उपयोग किसी उपयोगी वस्तु के निर्माण में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। जैसे वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हो तथा अथवा जिन्हें उपयोगी उत्पाद में रूपांतरित किया जा सके, या जिनका उपयोग किसी वस्तु के निर्माण के लिए होता है, वो संसाधन कहलाते हैं। संसाधन आपके एक प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिन्हें प्रकृति द्वारा प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैसे हवा हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, खनिज हो गया, जंतु एवं पादप हो गए। ये सब कैसे हैं? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला अच्छे संसाधन जिनको इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं, और एक दूसरा होता है क्षयशील संसाधन जिसको एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, अच्छे संसाधन का मतलब होता है कि असीमित मात्रा में होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, ये सीमित मात्रा में नहीं होती। इसमें क्या होता है कि इसमें नेचुरल का गुण बहुत, इसमें जो प्राकृतिक गुण होता है कम होती है। इन्हें क्या करते हैं? इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है ना, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अच्छे संसाधन को क्या करते हैं? पुनः प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आए? जैसे आपका वायु हो गया है ना, मृदा हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया, बालू हो गया है ना, बालू हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, क्या हो गया? सौर ऊर्जा हो गया, क्या हो गया? बालू हो गया, सौर ऊर्जा हो गया आदि। तो क्या करते हैं? वायु, मृदा, बालू और सौर ऊर्जा, इन्हें क्या करते हैं? तो कि पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। और क्षयशील संसाधन का मतलब ये होता है कि इसकी आपूर्ति बहुत सीमित होती है। क्या होती है? आपूर्ति बहुत क्या होती है? सीमित होती है। सीमित होती है मतलब बहुत ही कम होती है। ठीक है, जैसे आपके सीमित में आपके आ जाएंगे, खनिज आ जाएगा है ना, कोयला आ जाएगा, ठीक है, पेट्रोल आ जाएगा, ठीक है, खनिज पेट्रोल आ जाएगा, जीवाश्म ईंधन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जीवाश्म ईंधन आ जाएगा है ना, जीवाश्म ईंधन आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है, जलीय जीव आ जाएंगे है ना, जलीय जीव। तो ये क्या होते हैं आपके? या क्या होते हैं? क्षयशील क्षयशील संसाधन होते हैं, जो क्या होते हैं? इनकी आपूर्ति बहुत सीमित होती है। क्लियर होगी बात? ये समझ में आया? अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है दूसरे टॉपिक में कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन तथा संरक्षण। इसके प्राकृतिक संसाधनों का हम प्रबंधन कैसे करेंगे और जो संरक्षण कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों को अपशिष्ट को कम करने के लिए है ना, इसको वर्तमान में इसको संरक्षण एवं प्रबंधन करने के लिए है ना, 5R एक पद्धति है ना, 5R पद्धति का उपयोग किया गया, 5R पद्धति का उपयोग किया गया। और 5R पद्धति क्या होती है? ठीक है, 5R पद्धति के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो 5R पद्धति का मतलब क्या होता है? पहला होता है रिफ्यूज। क्या होता है? रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे की बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट में पेन खत्म हो गया। दूसरे की बात करेंगे हम। जब दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा रीडीज मतलब क्या? कम उपयोग। ठीक है, उसके बाद जाएगा रीयूज मतलब पुनः उपयोग। क्या आ जाएगा? पुनः उपयोग। क्या आ जाएगा? पुनः उपयोग। इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा आपका रिपर्पज। क्या आ जाएगा? रिपर्पज यानी पुनः प्रायोजन। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? रिसाइकिल। क्या आ जाएगा? रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण। समझ में आई? तो 5R का मतलब समझ आया?
पहले रिफ्यूज करेंगे, इनकार करेंगे, फिर रिड्यूस करेंगे, कम उपयोग करेंगे किसी भी चीज़ को, फिर रीयूज करेंगे, पुनः उसका उपयोग करेंगे, रीपर्पज फिर पुनः प्रयोजन करेंगे, और रिसाइकिल मतलब पुनः उसका चक्रण करेंगे। तो पहली बात पहले हम समझते हैं कि रिफ्यूज क्या होता है ना। पहले समझते हैं कि रिफ्यूज क्या होता है, जिसको हम इनकार बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब होता है कि जिन 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 वस्तुओं का है ना, जिन वस्तुओं का है ना, जिन वस्तुओं को आपको आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता जिन वस्तुओं को आपको आवश्यकता नहीं है, उन्हें उन्हें लेने से इनकार करना है, उन्हें लेने से इनकार करना है। जैसे कोई भी वस्तु मुझे आवश्यकता नहीं है तो उसे लेने से इनकार करना है। जैसे उन उत्पादों को खरीदने से इनकार करें जो आपको, आपके परिवार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे प्लास्टिक की थैली को लेने से इनकार करें, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जैसे आपकी प्लास्टिक की थैली है, सब्जी उब्जी लेने जाते हैं तो कोई देता है तो इसको इनकार करें। प्लास्टिक की थैली को क्या करें आप, इनकार करें, ठीक है। तो पहला हो गया रिफ्यूज, यानी इनकार करेंगे। क्लियर होगी बात। दूसरा जो होता है आपका, दूसरा जो होता है रिड्यूज। रिड्यूस का मतलब ये होता है कम उपयोग, है ना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम उपयोग। तो कम उपयोग मतलब इसका मतलब क्या है, कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। मतलब कोई भी वस्तु है उसको कम से कम आप उपयोग करना चाहिए, है ना। जैसे बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके बिजली बचा सकते हैं। क्लियर हुई बात। जैसे आप फैन चला रहे हैं घरों में, है ना, तो जब आवश्यकता है तभी चलाएं और कुछ समय के लिए चलाएं, फिर इसको बंद करके आप क्या कर सकते हैं, कम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा जो आता है पुनः उपयोग। पुनः उपयोग का मतलब क्या होता है, रीयूज, है ना। पुनः उपयोग मतलब रीयूज मतलब पुनः उपयोग, है ना। क्या होता है, पुनः उपयोग। तो रीयूज का मतलब पुनः उपयोग होता है ना। रीयूज में क्या होता है कि पुनः उपयोग करके तरीके से आप किसी वस्तुओं का क्या करते हैं, बार बार उपयोग करते हैं, है ना। रीयूज करके हम बार बार उसका उपयोग करेंगे, है ना, बार बार उपयोग करेंगे। जैसे लिफाफे को फेंकने की अपेक्षा आप फिर से उसका उपयोग, जैसे जो लिफाफा है ना, लिफाफा है, तो इसको फेंकने की बजाय इसे आप फिर से रीयूज कर सकते हैं। और जैसे कि आपका प्लास्टिक की बोतलें हैं, है ना, प्लास्टिक की बोतलें हैं, ठीक है। डिब्बे हैं, है ना, डिब्बे हैं। रसोई घर में रखी वस्तुओं को, और रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए काम आ जाएगा, प्लास्टिक और डिब्बा आ जाएगा ना, तो इसको आप रीयूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। रीयूज क्या होता है। उसके बाद होता है, चौथा होता है रिपर्पज। क्या होता है, रिपर्पज। रिपर्पज का मतलब होता है पुनः प्रायोजन। क्या होता है, पुनः प्रायोजन, है ना। क्या होता है, पुनः प्रायोजन। इसका अर्थ होता है, जैसे पुनः प्रायोजन का मतलब ये अर्थ होता है कि जब कोई वस्तु किसी उपयोग के लिए बनी है और उसका उपयोग नहीं लाई जा सकती, तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग करें। जैसे उदाहरण के लिए टूटे फूटे चीनी के बर्तनों में, जैसे आपके टूटे फूटे है ना, चीनी के जो बर्तन होते हैं, किसके बर्तन होते हैं, चीनी के जो बर्तन होते हैं, है ना, उस पर क्या करें, पौधा लगाएं। उसमें क्या कर दें, मिट्टी के बर्तनों में पौधों को लगाएं। किसको लगाएं, पौधे को लगाएं, है ना। मिट्टी के बर्तनों में किसको लगाएं, पौधों को लगाएं। क्लियर हो रही बात। और पांचवा जो है आपका क्या होगा, रिसाइकिल। पांचवा क्या होगा, रिसाइकिल का मतलब होता है पुनः चक्रण। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, पुनः चक्रण। जैसे मैं बोल रहा हूँ, रिसाइकिल का मतलब होता है पुनः चक्रण। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, है ना, कांच हो गया, ठीक है, और धातु की वस्तुएं हो गई, तथा ऐसे ही पदार्थ का क्या करते हैं, इसका पुनः साइकिल कर देंगे, पुनः चक्रण कर देंगे, ठीक है, और नया उत्पाद बना लेंगे, ठीक है।
उसे क्या बोलते हैं, रिसाइकिल बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? 5R का मतलब समझ में आया? तो इसको ऑर्डरिंग क्रम में पूछ सकता है। ऑर्डर क्रम में क्या होगा पहला? तो पहला आप करेंगे क्या, रिफ्यूज, पहला करेंगे इनकार। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, रिड्यूज होगा, है ना, कम उपयोग करेंगे। इसके बाद क्या होगा, रीयूज होगा, है ना, रीयूज होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, रीपर्पज होगा, क्या होगा, रीपर्पज होगा, है ना, रीपर्पज होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, रिसाइकिल होगा, रिसाइकिल होगा। क्लियर होगी बात? तो ये ऑर्डरिंग क्रम भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, ऑर्डरिंग क्रम भी आपसे पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, गंगा का प्रदूषण तथा गंगा का कार्य सफाई की योजना की अगर हम बारे में बात करेंगे, है ना, प्रदूषण, ठीक है। देखिए, गंगा प्रदूषण की अगर हम बारे में बात करेंगे तो यहाँ बोल रहा है कि गंगा जो है हमारी कहाँ से निकलती हैं। गंगा हमारी हिमालय में स्थित, है ना, हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री, है ना, गंगोत्री की बंगाल की खाड़ी, है ना, कहाँ से, बंगाल की खाड़ी में, है ना, गंगा सागर, कहाँ से, गंगा सागर से गंगा सागर तक, यानी 2500 किलोमीटर तक यात्रा करती है। कहाँ करती है, 2500 किलोमीटर तक यात्रा करती है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आ भी सकता है कि हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री की बंगाल खाड़ी में स्थित गंगा सागर से कितनी किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, यह क्या करती है, यह गंगा जो हमारी हिमालय से निकलती हैं, यह उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, तथा बंगाल के 100 से भी, है ना, 100 से भी अधिक नगरों को, है ना, 100 से भी अधिक नगरों को इसे एक नाले में बदल दिया है। कहाँ बदल दिया, इसे एक नाले में बदल दिया है। क्लियर हो रही है बात? तो अब क्या कहिए, नमामि गंगे के थ्रू इसका प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका था, है ना, प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका था कि क्या हुआ कि नमामि गंगे जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, नमामि गंगे कार्यक्रम, है ना, नमामि गंगे कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ हमारा जून 2014 में, किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में क्या हुआ, एक संरक्षण मिशन है, एक क्या है, संरक्षण मिशन है ना, संरक्षण मिशन है। तो यहाँ पे नमामि गंगे की शुरुआत हुई। प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि यहाँ पे जून 2014 में क्या हुआ, केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख योजना के कार्य के रूप में संरक्षण हुआ। ठीक है, अब इसके बाद स्वच्छ गंगा के संरक्षण के लिए, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है, जिसे अक्टूबर 2000 स्थापित किया गया था। कितने में स्थापित किया गया था, ये तो शुरुआत हुई, और स्थापना कब हुआ, 2016 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की बात करते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्या है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के हम बारे में चर्चा करेंगे। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कौन कौन क्षेत्रों में आपको दिया जाता है। ठीक है, चलिए अमृता देवी पुरस्कार की अगर हम बारे में बात कर लें तो इसके बारे में बात करें तो जो ये पुरस्कार दिया जाता है, ये पर्यावरण से रिलेटेड है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, है ना, किससे रिलेटेड है, बिश्नोई पुरस्कार से रिलेटेड है।
राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में एक बिश्नोई समाज रहता है। किस कहाँ रहता है? राजस्थान में जो बिश्नोई समुदाय है, बिश्नोई जो समुदाय है हमारा, है ना, राजस्थान में बिश्नोई जो समुदाय के लिए वन एवं वन प्राणी संरक्षण के लिए धार्मिक अनुष्ठान का एक भाग है। जो राजस्थान में बिश्नोई जो समाज रहते हैं वो क्या है कि वन एवं वन प्राणी के लिए, है ना, वन प्रणाली के लिए एक धार्मिक क्या है, धार्मिक अनुष्ठान है। क्या है? एक धार्मिक हमारा क्या है, अनुष्ठान है। ठीक है। यह पुरस्कार अमृता देवी, यह जो पुरस्कार है अमृता देवी जो है हमारी, अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने क्या किया कि 1731 में, है ना, 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास, कहाँ? राजस्थान के जोधपुर के पास एक पड़ता है खेजरली, है ना, खेजरली गांव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव में खेजड़ी के वृक्ष, किसके बीच? खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए, है ना, खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए, खेजड़ी के वृक्ष सब काट रहे थे, उसको बचाने के लिए 363 लोगों की जान चली गई। 363 लोगों की जान चली गई। ठीक है। तो 1731 राजस्थान 363 लोगों की जान कैसे गई? और जो है हमारा वन काट रहे थे, जो खेजड़ी के वृक्षों को काट रहे थे, तो वहाँ के गांव वाले ने उस वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बानी कर दी है। और कितने लोगों को कुर्बानी कर दी? 363 लोगों को कुर्बानी कर दी है। समझ बात आ रही है? तो ये पूछ सकता है कि कौन सा गांव था, तो गांव का नाम क्या है? खिजरली गांव था। कहाँ था? राजस्थान में। कब? तो 1731 में। इस बात का ध्यान रहे। 363 लोगों की जान गई। क्लियर हुआ बात? समझ बात याद आ रही है आपको? बिल्कुल। इसके बारे में अब बात करेंगे हम, चिपको आंदोलन के बारे में बात करेंगे कि चिपको आंदोलन क्या है। इसके हम बारे में चर्चा करेंगे कि चिपको आंदोलन क्या है। चलिए चिपको आंदोलन की बात करते हैं। समझ में आया कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्या है? आपको समझ में आया? बिल्कुल। जो हमारा देखिए जो हमारा चिपको आंदोलन है, ठीक है, देखिए चिपको आंदोलन जो होता है यह वनों से संरक्षण से संबंधित है। किससे? वनों के संरक्षण से संबंधित है। वनों के संरक्षण से संबंधित है ना। देखिए चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ, है ना, चिपको आंदोलन का अर्थ क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका अर्थ होता है कि पेड़ों का आलिंगन, है ना, आंदोलन है। पेड़ों का आलिंगन आंदोलन है। ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1970 के दशक में। किसमें? 1970 के दशक में हिमालयों में, है ना, हिमालयों में उत्तराखंड के, कहाँ? हिमालयों में उत्तराखंड के टिहरी, कहाँ? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में, टिहरी गढ़वाल में क्षेत्र की रेनी नामक गांव में हुआ। देखिएगा, हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा आप, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में रेनी नामक गांव में हुआ था 1970 के दशक में, हिमालय खंडों के उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में। पेड़ों के आलिंगन का आंदोलन है। चिपको आंदोलन कैसा है? तो पेड़ों के आलिंगन का क्या है? आंदोलन है। इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है? कुछ पूछ सकता है? क्लियर हुआ बात? इसमें क्या हुआ आपको हम बता रहे हैं। इसमें चिपको आंदोलन में क्या हुआ कि चिपको आंदोलन में ये हुआ था कि एक दिन जब गांव का पुरुष वर्ग काम करने के लिए बाहर गया था, थोड़ी सी स्टोरी समझ लीजिए। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जब गांव का पुरुष वर्ग
जब क्या किया गया, काम के लिए क्या किया, काम करने के लिए बाहर गया था, तो जो ठेकेदार थे, तो ठेकेदार के मजदूर पेड़ को काटने के लिए वन में पहुंचे, है ना। जो ठेकेदार के जो मजदूर थे, है ना, ठेकेदार के जो मजदूर थे, वो कहाँ पहुंचे, वन काटने पहुंचे, है ना, वन काटने पहुंचे। पुरुषों की अनुपस्थिति में, है ना, पुरुषों की अनुपस्थिति में गांव की स्त्रियां शीघ्र ही वन में पहुंची, और जिनके पुरुष नहीं थे, जिनके पुरुष नहीं थे, कहीं चले गए थे, उनकी अनुपस्थिति में कौन पहुंचा, गांव की स्त्रियां वन पहुंची, है ना। पुरुषों की अनुपस्थिति में गांव की स्त्रियां वन में पहुंची। क्यों पहुंची, क्योंकि जो ठेकेदार के मजदूर थे ये वन काट रहे थे, है ना। और स्त्रियां शीघ्र ही वन में पहुंची और अपने क्या की, ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ है आपका, इस पेड़ को अपने बाहों में भर ली, इस पेड़ को अपने बाहों में भर ली, और पेड़ से क्या हुई, चिपक गई, पेड़ से क्या हुई, चिपक गई, पेड़ के तलों में आलिंगन में ले लिया, यानी चिपक गई। मजदूरों द्वारा पेड़ों को काटने में रुकावट डाल दी, और जो मजदूर, ठेकेदार के जो मजदूर थे, पेड़ काट रहे थे, तो उसको क्या किए, उसको रोकने लगी सब, ठीक है, रुकावट डाल दी। उसके बाद चिपको आंदोलन ही सभी समुदाय में चारों ओर फैल गया, जिनसे वनों के संरक्षण में सहायता प्रदान की, ठीक है। यही है कि चिपको आंदोलन क्या है, जैसे इसमें क्या है कि जो महिलाएं थीं, और भी जो जिनके घर के पुरुष नहीं थे, उनकी महिलाएं पहुंची, और जो पुरुष थे वो क्या किए, पेड़ों को अपने उसमें आलिंगन करने लगे, पेड़ों को बाहों में भर लिए कि हम पेड़ काटने नहीं देंगे, ठीक है। इसके हिसाब से तो तब वहाँ पे क्या चलाया गया, चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसका नाम है, जब हम पेड़ पहुंचे से वो सब चिपक गई, तो इसका नाम रख दिया गया, चिपको आंदोलन के नाम से रखा गया 1917 के दशक में। ये है चिपको आंदोलन की स्टोरी, ठीक है, ये है चिपको आंदोलन की स्टोरी। क्लियर हुआ बात। तो ये आपका क्वेश्चंस आ सकता। अमृता देवी राजस्थान पुरस्कार के बारे में, राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, गंगा प्रदूषण के बारे में आपने बात किया, ठीक है, समझ बताइए। गंगा प्रदूषण में एक आपका कोलीफोर नामक एक बैक्टीरिया होता है, देखिएगा गंगा प्रदूषण में ये हमारा जो होता है कोलीफोर नामक एक जीवाणु का नाम होता है, इसको याद रखिएगा, पूछता है। इसी जीवाणु की वजह से पानी जो होती है हमारी थोड़ी सी क्या होती है, जीवाणु एक वर्ग है जो मानव के क्या होता है, कोलीफॉर्म एक जीवाणु का वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। गंगा जल में इसकी उपस्थिति में जल का प्रदूषण स्तर अधिक हो गया है, जो कि जल जनित रोगों का कारण है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं रखते हैं, ठीक है। और वन और कोयला पेट्रोलियम, अगर आप वन की बात करें, ठीक है, वन की बात कर लेते हैं, वन और कोयला पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं, वन की बात कर लेते हैं कि हमारा वन क्या होता है, ठीक है। वन की बात कर लेते हैं। वन की बात करने से पहले कोयला और पेट्रोलियम की बात करते हैं, है ना। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में आपको तो पढ़ाई दिया था, है ना, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में आगे हमने पढ़ाई दिया था। छोटा सा देख लीजिए, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैं करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये बनता है कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है, तो ये ऊर्जा के क्या है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है, ऊर्जा के क्या है, प्रमुख स्रोत हैं, है ना। कोयला एवं पेट्रोलियम ये क्या होते हैं, कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन भी है, क्या है, जीवाश्म ईंधन भी है, जीवाश्म ईंधन भी है। कोयला एवं पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन भी है ना। इसमें क्या है कि कार्बन के अतिरिक्त, जैसे कार्बन के अतिरिक्त इसमें क्या होता है, जैसे कार्बन के अतिरिक्त इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और सल्फर होता है, प्लस क्या होता है, सल्फर होता है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। कार्बन के अतिरिक्त कोयला एवं पेट्रोलियम में क्या होता है, कोयला एक ठोस कार्बनिक ईंधन है जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है ना, है ना। कोयला क्या है, कोयला क्या होता है, एक ठोस कार्बनिक ईंधन है, ठोस कार्बनिक ईंधन है ना, जो क्या होता है, जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है, पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है, पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है। क्लियर हो बात। और पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम दो शब्दों से बना है,
पेट्रो और ओलियम, है ना, ओलियम। पेट्रो का मतलब क्या होता है, चट्टान होती हैं, चट्टानें होती हैं। ओलियम का मतलब क्या होता है, तेल होता है। यानी प्रकृति में तरल कार्बनिक रसायनों के रूप में पाया जाता है, लिक्विड कार्बनिक रसायनों के रूप में पाया जाता है। यह अधिक मात्रा में पृथ्वी की निचली भूगर्भ पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अधिक मात्रा में पृथ्वी की निचली भूगर्भ में पाया जाता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं रखते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। तैयारी में आप ऐसे करते रहिए। ओके।